Dear students, Assalamu alaikum. Today is 12th June 2020, Friday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the MCQs of verb from summer vacation homework, as well as we will do translation passage number 3 and 4 from grammar and composition. My lecture is for 10th boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook and completed the objective and subjective part of unit number 2, Chinese New Year, चीनियों का नया साल. Today we will do translation passages from grammar and composition. ट्रांसलेशन पैसेजेस आपको पता है बेटा, आपके एनुअल पेपर में 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है और इसमें कोई भी किसी किस्म की चॉइस नहीं होती, ठीक है. और सिलेबस अगर हम देखें इसका, तो आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन में 1 से 40 पैसेजेस जो है वो ट्रांसलेशन के लिए मौजूद हैं, 1 से 40, ठीक है. यानी कि 40 पैराग्राफ हैं टोटल, जिनमें से कोई सा भी एक आ जाता है और उसमें किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं होती. आपका जो फर्स्ट टर्म सिलेबस है उसमें 20 पैसेजेस जो है वो मैंने शामिल किए हैं. ट्रांसलेशन पैसेजेस के साथ साथ बेटा आज के लेक्चर में हमने वर्ब एमसीक्यूज़ करने हैं आपके समर वेकेशन होमवर्क पैक से. मोस्टली स्टूडेंट्स ने अपना एकेडमिक जर्नल जो है वो स्कूल से रिसीव कर लिया है, नो डाउट, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपना फर्स्ट टर्म का जो समर वेकेशन होमवर्क पैक है वो स्कूल से रिसीव नहीं किया. तो काइंडली स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपसे आज यही कहूँगी कि 15 जून आपकी बेटा लास्ट डेट है, आपको अनाउंस की गई है. 15 जून से पहले पहले आप या आपके पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल से जाके अपना एकेडमिक जर्नल जो है वो ज़रूर रिसीव करें, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि आपके समर वेकेशन होमवर्क पैक में मौजूद हैं. लाइक इंग्लिश के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आपके वर्ब एमसीक्यूज़ हैं, ग्रामर एमसीक्यूज़ हैं और प्रेपोजिशन के हवाले से कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके समर पैक में मौजूद हैं. और आपका जो सिलेबस है फर्स्ट टर्म का प्रॉपरली वो लिखा हुआ है उसमें. ये तो हो गई इंग्लिश के हवाले से बात. जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, साइंस सब्जेक्ट्स या और भी बहुत सारे जिनके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह जो है वो आप तैयार करते हैं चैप्टर वाइज, तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी अपने एकेडमिक जर्नल की. तो काइंडली सबसे पहले तो अपना जो है वो समर पैक रिसीव करें, ताकि आपको अपनी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो आपको रिसीव होते हैं उनको सुनने में, उनको समझने में किसी भी तरह से कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम ना हो. क्योंकि जब तक आपके पास वो मौजूद नहीं होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनकी आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आती. जैसे आज के लेक्चर में अब हमने जो है वो एमसीक्यूज़ करने हैं, वो इमेज की फॉर्म में तो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन जब आप तैयार करेंगे तो आपके पास यकीनन वो आपका जर्नल मौजूद होना चाहिए, ठीक है. जिन बच्चों के पास तो है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो, ठीक है, उन्होंने टाइमली रिसीव कर लिया. बाकी भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो कि टाइमली अपना अब 15 जून से पहले पहले अपना एकेडमिक जर्नल जाके रिसीव कर लेंगे, ठीक है. तो ये बात थी आपके साथ आज डिस्कस करनी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी. ट्रांसलेशन पैसेजेस की तरफ चलते हैं. आपका ट्रांसलेशन पैसेज नंबर 3 हमने करना है. पहले आपको मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि जो आपका ये पैराग्राफ ट्रांसलेट करने के लिए आता है उर्दू में, आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है. उसके लिए आपको आपके जो टेंसेस हैं उन पे आपकी कमांड जो है वो प्रॉपरली बहुत ज़रूरी है. और चूँकि आपने 9th में थॉरली डिटेल में ये सारे टेंसेस समझे हुए हैं, यूजेस समझे हुए हैं, ठीक है. लेकिन गैप आने की वजह से अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उसको जो है वो कुछ हद तक भूल चुके हैं, टेंसेस के हवाले से कोई कन्फ्यूजन्स हैं या यूजेस उनको जो है वो प्रॉब्लम कर रहे हैं समझने में, तो आपका जो यूट्यूब चैनल है पंजाब ग्रुप ऑफ हाई स्कूल का, उसको आपने सब्सक्राइब किया होगा यकीनन. अगर नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है. उसमें आपकी जो जूनियर 9th है उनको, जैसा कि आपको मैंने डिटेल से सारे टेंसेस समझाए थे, तो उनको भी एक एक लेक्चर में एक एक टेंस का जो ऑस्पेक्ट है वो डिटेल में मैंने समझाया है, ठीक है. आप उनसे जो है हेल्प ले सकते हैं उन लेक्चर्स
से आपके पास ये फैसिलिटी है, ठीक है, आप उनको प्रॉपरली डिटेल में रिवाइज कर सकते हैं। अपने जो है वो ट्रांसलेशन पैसेजेस के हवाले से जो लेक्चर है उनमें मैं आपको ये बात दोबारा से याद इसलिए करवाती हूँ ताकि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी फेस करना पड़ रहा है कोई प्रॉब्लम, तो वो इसको क्लियर करे, ठीक है। बाकी अगर फिर भी उन लेक्चर्स के हवाले से भी समझ नहीं आती तो आप मुझसे खुद पर्सनली भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी टेंसेस पे कमांड प्रॉपर नहीं होगी आपको तो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे आप उर्दू में कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। अब आप फिर उसको ट्रांसलेट करना तो फिर बहुत आगे की बात है। फर्स्ट आप इसका सेंटेंस देखें, पैराग्राफ नंबर 3 का। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गीदड़ एक दरिया के किनारे रहता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पैसेज है। इसमें आप उसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। रहता था, ता, ती और ते आपकी इंडेफिनिट की पहचान होती है, और यहाँ पे चूंकि आपको था भी नज़र आ रहा है और था, थी, थे किसी भी सेंटेंस में हो, वो आपका टेंस कौन सा है, पास्ट, ठीक है। बाकी आगे उसके ऑस्पेक्ट्स या ब्रांचेस हैं जिनको आप बोलते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, वंस, ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम भी लिख सकते हैं, वंस भी लिख सकते हैं हम। वंस एक गीदड़, गीदड़ को इंग्लिश में जो है वो जैकल बोलते हैं। वंस अ जैकल, चूंकि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है तो इसमें आप जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, सेकंड वाली। वंस अ जैकल लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, दरिया के दूसरे किनारे पर खरबूजे के बहुत से खेत थे। अब आपको मैंने यूजेस में बताया था कि जब किसी भी जगह पे हमने किसी की प्रेजेंस शो करनी है, मौजूदगी ज़ाहिर करनी है या गैर मौजूदगी ज़ाहिर करनी है, तो वहाँ पे हम इंट्रोडक्टरी वर्ड यानी जो आपका सेंटेंस के शुरू में जो लफ्ज़ आता है वो है देयर, ठीक है। देयर आपको पता है इंट्रोडक्टरी वर्ड है, आपका सेंटेंस में आने वाला पहला लफ्ज़ है, और चूंकि खेत थे पास्ट है तो इसलिए वर आया। देयर वर मैनी मेलन फील्ड्स, खरबूजे के बहुत से खेत, मैनी मेलन फील्ड्स ऑन द अदर साइड, दूसरे किनारे पर, ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। देयर वर मैनी मेलन फील्ड्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। फिर है दरिया गहरा और चौड़ा था। अब यहाँ पे कौन सा यूज़ आया आपका, वॉज का, ठीक है। द रिवर वॉज डीप एंड वाइड, जब किसी भी टेंस को इस्तेमाल किए बगैर, ज़माना बताए बगैर आपको था, थी नज़र आए तो आपको मैंने कहा था आपने वहाँ पे वॉज और वर का इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो चूंकि यहाँ पे दरिया सिंगुलर है तो वॉज आया। द रिवर वॉज डीप एंड वाइड, गीदड़ जी भरकर खाना चाहता था, ठीक है, चाहता था, था दोबारा आ गया इंडेफिनिट। आप देख रहे हैं इसमें कितने मिक्स हैं, यूजेस भी आ रहे हैं साथ साथ, आपके देयर का यूज़ आ रहा है, कभी वॉज का इस्तेमाल आ रहा है, कभी आपका टेंस आ जाता है। तो आपने हर एक सेंटेंस पे फोकस करना है, ठीक है। आपको मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि ज़रूरी नहीं है कि पूरा पैराग्राफ जो है वो एक ही टेंस में चल रहा है, सेम टेंस फॉलो कर रहा है, ठीक है, और ना ही ये ज़रूरी है कि जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है। आपके सिलेबस में मिक्स हैं, लेकिन ज़्यादातर 90% ऐसे हैं जिनमें मिक्स सेंटेंसेस हैं, टेंसेस, डिफरेंट यूजेस। तो इसलिए आपने हर एक सेंटेंस पे गौर करके फिर उसको ट्रांसलेट करना है। गीदड़ जी बढ़कर खाना चाहता था, द जैकल वांटेड, आपकी सेकंड फॉर्म आएगी वांटेड, चाहता था खाना, टू ईट मेलन, जी भर के जब हमने लफ्ज़ इस्तेमाल करना है या दिल भर के तो हिज फिल। द जैकल वांटेड टू ईट मेलन्स टू हिज फिल, वो दरिया अबूर नहीं कर सकता था। अब यहाँ पे सकता था उसकी एबिलिटी आ गई है, तो एबिलिटी के लिए आपको पता है कैन का इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट में हो तो कुड का इस्तेमाल करते हैं। ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर, जैकल के लिए आप इट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ही यूज़ कर लें, ये ज़्यादा प्रॉपर है। ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर। एक दिन उसने अपने दोस्त ऊँट से कहा, वन डे, एक दिन उसने कहा, ये आपका पास्ट है। ही सेड टू हिज फ्रेंड अ कैमल। अब जो बात आपको मैंने कहा था ट्रांसलेट करते हुए इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, यानी इंग्लिश आई है तो आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, उर्दू आई है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इन्वर्टेड कोमास में जब भी कोई स्पीच आ जाती है तो आपने उसकी ट्रांसलेशन में भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इन्वर्टेड कोमास में ही आप लिखें,
जैसे यहाँ है, अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले चलो तो मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। इन्वर्टेड कॉमास में लिखी है पूरी स्पीच। तो इतनी स्पीच जब आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको भी एज सच आप जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखेंगे। अब ये कंडीशनल सेंटेंस है, आप देख रहे हैं अगर, तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। उसने एक कंडीशन दी है कि अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले चलो तो मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। तो आपको पता है फर्स्ट कंडीशनल जो टाइप है उसमें अगर एक प्रेजेंट में है तो दूसरा फ्यूचर में होता है। इफ़ यू टेक मी टू द अदर बैंक ऑफ द रिवर आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। फिर ऊँट रजामंद हो गया, द कैमल एग्रीड। ठीक है, गिदर ऊँट की पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ गया। द जैकल जम्प्ड ऑन टू द बैक ऑफ द कैमल, छलांग लगाना। फिर है, ऊँट दरिया में से चलता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया। वेडिंग थ्रू द रिवर, दरिया में से चलता हुआ, ठीक है, तैरता हुआ वैसे होगा लेकिन यहाँ पे चलता हुआ है तो वेडिंग के लिए, इसके लिए वर्ड है प्रॉपर। द कैमल रीच द अदर बैंक, दूसरे किनारे पे पहुंच गया। गीदड़ खरबूजों के खेत में घुस गया। द जैकल वेंट इनटू द मेलन फील्ड, और मज़े से खरबूजे खाने लगा। एंड बिगेन टू ईट मेलन्स विद रैलिश। ठीक है, विद रैलिश, मज़े से। जब कोई चीज़ खाने की बात हो रही हो तो तब हमने ये वर्ड यूज़ करना है। ठीक हो गया, ये आपका जो पैराग्राफ नंबर 3 है कंप्लीट हो गया। इसको आपको पता है आपने अपनी जो नोटबुक है उसमें जो है वो इसकी सिर्फ इंग्लिश लिखनी है, क्योंकि इसकी उर्दू जो है वो आपके ग्रामर एंड कंपोजिशन में मौजूद है। अगर किसी भी स्टूडेंट के पास ग्रामर एंड कंपोजिशन नहीं है तो फिर वो इसकी लेक्चर सुनते हुए उर्दू भी लिखेगा। पैराग्राफ को बेटा आपने कभी भी पेपर में भी ये बात याद रखनी है कि सेंटेंस वाइज नहीं लिखना। जैसे आप लिखें कि एक दफ़ा का जिक्र है, गिदड़ एक दरिया के किनारे रहता था, फिर उसकी इंग्लिश लिखें, बल्कि इसको आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है, फिर इंग्लिश का भी इसका पूरा पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो अपनी नोटबुक में इसको ज़रूर आज नोट डाउन कर लेना है। पैराग्राफ नंबर 4 देखें। डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, डर है, इट इज़ फियर्ड, ये पैसिव फॉर्म में आ रहा है। द वर्ल्ड विल रन आउट ऑफ ऑयल इन अ फ्यू ईयर्स, जब कोई चीज़ ख़त्म होनी हो तो रन आउट ऑफ, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। ख़त्म हो जाएगा आपका फ्यूचर में है, विल। ठीक है, क्या ख़त्म हो जाएगा? दुनिया का तेल। इट इज़ फियर्ड दैट द वर्ल्ड विल रन आउट ऑफ ऑयल इन अ फ्यू ईयर्स, हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है। एवरी कंट्री, हर मुल्क कोशिश कर रहा है, इज़ ट्राइंग। ठीक है, ज़ख़ीरे दरियाफ्त करें, टू डिस्कवर मोर रिजर्व्स ऑफ ऑयल, मज़ीद ज़ख़ीरे, मोर रिजर्व्स ऑफ ऑयल। मालूम नहीं, इट इज़ नॉट नॉन, कि ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी। हाउ फॉर दिस स्ट्रगल विल सक्सीड, यहाँ पे भी आपका जो है वो टेंस कौन सा फॉलो हुआ है? फ्यूचर इंडेफिनिट। ज़रूरत इस बात की है, द नीड ऑफ द आर इज़, जब जो है वो कोई ज़रूरत हो मौके पर तो उसके लिए हम वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं द नीड ऑफ द आर। ज़रूरत इस बात की है, द नीड ऑफ द आर इज़, कि हम अपनी तेल की ज़रूरियात को कम करें। टू कट डाउन आर ऑयल रिक्वायरमेंट्स, सनत व ज़राअत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता। खपत होती है यूज़, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल। ठीक है, द कंजम्पशन ऑफ ऑयल, तेल की खपत, द कंजम्पशन ऑफ ऑयल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। यहाँ पे आप जो है वो पैसिव अपनी फॉर्म जो है वो फॉलो कर रहे हैं, रिड्यूस्ड कम करना, और सनत इंडस्ट्री, ज़राअत एग्रीकल्चर। द कंजम्पशन ऑफ ऑयल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। अलबत्ता निजी ज़रूरतों को कम किया जा सकता है। हाउएवर, अलबत्ता के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? हाउएवर। निजी ज़रूरतें, प्राइवेट नीड्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी किया जा सकता है, कैन का यूज़ आएगा लेकिन पैसिव फॉर्म है तो कैन नॉट बी लेसन या रिड्यूस्ड भी लिख सकते हैं। हाउएवर प्राइवेट नीड्स कैन नॉट बी लेसन, कैन बी लेसन, सॉरी। हमें चाहिए कि बाहर से कारों की जगह बस से दरामद करें। हमें चाहिए, जब हमारी कोई भी ऑब्लिगेशन है, फरीज़ा है, तो वहाँ पे हमने शुड का इस्तेमाल करना होता है। वी शुड
दरामद करना, इम्पोर्ट, वी शुड इम्पोर्ट बसेस, कारों की जगह, इन प्लेस ऑफ कार्स, वी शुड इम्पोर्ट बसेस इन प्लेस ऑफ कार्स, ताकि तालिबे इल्मों के लिए बसों की सहूलत को बेहतर बनाया जा सके, सो दैट, ताकि, सो दैट, सहूलत, द फैसिलिटी ऑफ बसेस, बसों की सहूलत, द फैसिलिटी ऑफ बसेस बेहतर बनाया जा सके, मे बी इम्प्रूव्ड फॉर स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा इसकी वोकैबुलरी के हवाले से डिफ़िकल्ट है आपका पैराग्राफ, लेकिन चूंकि इम्पॉर्टेंट है इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसी तरह से जैसे कि मैंने आपको पैराग्राफ नंबर 3 के बारे में बताया कि आपने जो है वो इसकी इंग्लिश लिख लेनी है। अगर किसी बच्चे के पास ग्रामर एंड कंपोजिशन नहीं है तो वो इसकी उर्दू और इंग्लिश जो है वो दोनों लिखेगा। ठीक है। इसके साथ साथ बेटा ट्रांसलेशन पैसेजेस के साथ साथ आज हमने अपने लेक्चर में MCQs करने हैं फॉर्म ऑफ वर्ब से रिलेटेड। वर्ब MCQs आपको पता है आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो आपका पहला पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन 5 मार्क्स का, वो आपका टेंसेस के हवाले से आपके पेपर में आता है। ठीक है। वही वर्ब MCQs आज हमने समर वेकेशन होमवर्क जो आपका पैक है एकेडमिक जर्नल उससे करने हैं, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आपके पास आपका समर पैक होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट के पास नहीं है तो काइंडली उसको ज़रूर ले। 15 हमने जो है वो MCQs अपने प्रीवियस लेक्चर में जो फ्राइडे को था किया था, कंप्लीट किए थे। ठीक है। 16 वाला देखें, ही डैश टू स्कूल एवरी डे। ये भी टेंसेस जब आपके प्रॉपरली रिवाइज्ड होंगे, आपकी टेंसेस पे कमांड होगी, तो आप इन MCQs को जो है वो इजीली कर सकते हैं। इसमें एवरीडे का वर्ड आपको शो कर रहा है कि ये आपका जो है वो इंडेफिनिट है, प्रेजेंट। ठीक है। तो ही के साथ आपको पता है गोज आता है। ठीक है। SEIS का इजाफा करते हैं, गो, वेंट, गोइंग, गोज। इनमें ऑप्शन आपका जो है वो डी वाला ठीक है। की बना लिया करें आप अपने पास जब आप लेक्चर को सुन रहे होते हैं। जैसे आपने 16 से ऑनवर्ड आज शुरू करने हैं, आपने अपनी नोटबुक जो है वो उस पर पेज रेडी किया, आज के लिए डेट जो है वो मेंशन की, मार्जिन लाइन ड्रॉ की। ठीक है। और उसके बाद आपने ट्रांसलेशन पैसेजेस की हेडिंग दी ब्लू मार्कर के साथ, और पेन के साथ आपने काम करना है। दोनों पैराग्राफ, जो पैराग्राफ नंबर 3 है और 4 है, ठीक है, उसकी आपने ट्रांसलेशन लिख ली। उसके बाद अगले पेज पे जो है वो आप लिख सकते हैं वर्ब MCQs, और 16 से ऑनवर्ड जितने भी हम करेंगे आप उसकी की बना लें। ठीक है। और जब आप टेस्ट के लिए इनको तैयार करेंगे तो टेस्ट के लिए करते हुए आप बेटा इसको जो है वो फिर शामिल करेंगे सुनते हुए। ठीक है। और इनकी की आपके पास जब मौजूद होगी तो आप इसको इजीली रिवाइज कर सकते हैं अपने टेस्ट में। ठीक है। और जब आप जो है वो इंशाल्लाह स्कूल वापस आएंगे तो आपको, जैसे कि 9th में मैंने आपके नोट्स दिए थे, इसी तरह से आपको जो है वो नोट्स की फॉर्म में आपको हैंड ओवर ज़रूर कर दूँगी। तो फ़िलहाल आप जो है वो इसकी की बना लें अपने पास। 17 वाला देखें आप MCQ, यू डैश इट, यू अंडरस्टैंड्स, ऐसा है तो ये नहीं आएगा। अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्पिंग वर्ब का होना ज़रूरी था। हैज़ अंडरस्टूड के लिए भी आपका जो है वो एडवर्ब का होना ज़रूरी था, जिससे पता चले कि ये परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास सूटेबल आंसर जो है वो विल नॉट अंडरस्टैंड है। फिर है शी डैश टेकिंग दिस मेडिसिन बाय मार्च नेक्स्ट, स्टॉप्ड, स्टॉप्स, हैड स्टॉप्ड और विल हैव स्टॉप्ड। इनमें से बाय मार्च नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट का वर्ड आपको शो कर रहा है कि ये फ्यूचर की बात की जा रही है किसी भी हवाले से। तो विल हैव स्टॉप्ड, इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक आप करेंगे। सैरिश 19 वाला MCQ देखें, सैरिश डैश अ स्पीच टुडे। टुडे या नाउ या एट द मोमेंट का वर्ड जब आपको मैंने कहा था आ जाए तो वो आपका कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है टेंस। इसमें ऑप्शन है मेड, मेक्स, इज़ मेकिंग, मेक। ठीक है। तो ऑप्शन आप सी वाला ठीक करेंगे, इज़ मेकिंग। 20th MCQ देखें, दे डैश देयर एक्सरसाइज बाय द टाइम द टीचर अराइव्स। इसमें आप देख रहे हैं कि डबल सेंटेंस है और इसमें आप जो है वो विल का इस्तेमाल करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि एक में प्रेजेंट का यूज़ है। रॉट, राइट्स, इज़ राइटिंग। ऑप्शन आपका डी वाला ठीक है, विल हैव रिटन। बोल्ड भी आपको किए हुए हैं ताकि आप को अच्छी तरह से ये समझ आ जाए।
उसके बाद है 21 लेट द डोर बी डैश। आपने पैसिव में लेट का इस्तेमाल किया हुआ है। आपके जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको जब हम पैसिव फॉर्म में लेके जाते हैं तो तब हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। आपको 9th में मैंने ये समझाया था पैसिव करवाते हुए। तो इस यहाँ पे आपको पता है पैसिव में हमेशा वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ होती है, थर्ड वन। तो ऑप्शन है इसके ओपन, ओपनिंग, ओपनड, ओपन्स। सी ऑप्शन ठीक है, ओपनड। दिस पेन डैश बाय हिना। दिस पेन इज़ ब्रेकिंग, हैज़ ब्रोकन, ब्रोकन, इज़ ब्रोकन। इसमें ऑप्शन हमारा ठीक है इज़ ब्रोकन। बाय का इस्तेमाल आपको बता रहा है कि ये पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, आपको मैंने कहा था कि उस सेंटेंस में कोई ना कोई ऐसा की आपके पास की वर्ड मौजूद होता है जो आपको बता देता है कि ये कौन सा टेंस है। जैसे उर्दू में पहचान होती है, इसी तरह से इंग्लिश में भी इसको आप इजीली पहचान लेते हैं। डू यू डैश और नॉइस। अब डू का लफ्ज़ आपको बता रहा है इस सेंटेंस में कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, डू यू अब फर्स्ट फॉर्म आएगी, आपको पता है मेक अ नॉइस, सिंपल। इफ़ द पेशेंट हैड टेकन मेडिसिन द ही वुड हैव। ये आपका कंडीशनल टाइप 3 है, आपने 9th में समझे हुए हैं कि जब आपको मैंने बताया था कि जब एक तरफ हैड का इस्तेमाल हो रहा हो तो नेक्स्ट जो है वो वुड हैव, शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, रिकवर्ड। 25 को देखें, शी डैश इन दिस ऑफिस फॉर 7 years। फॉर 7 years से ही आपको पता चल गया कि ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूस है। सो इसके लिए आप जो है वो सी ऑप्शन में देखें, आपको हैज़ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी जो है वो नज़र आ रही है। फिर इसी तरह से 26 में देखें, आई डैश हर इन द प्लेन, आई मेट हर इन द प्लेन। यहाँ पे मीट्स भी नहीं आएगा, मीटिंग भी नहीं, इज़ मीटिंग भी नहीं आएगा। शी इज़ डैश फॉर लंडन टुमारो, शी इज़ लिविंग फॉर लंडन टुमारो। ये आपका नियर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इस वजह से हम जो है वो यहाँ पे लिविंग का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि टुमारो से आपको जो है वो लगेगा कि ये फ्यूचर है, लेकिन फ्यूचर के लिए फिर यहाँ पे इज़ जो है वो आपकी ब्लैंक से पहले है, तो इस वजह से हम विल लिव तो लगा नहीं सकते, तो लिविंग इसके लिए प्रॉपर आंसर है। द डैश टू स्लीप एट 10, एट 10 यानी एक हैबिट या रूटीन बताई जा रही है आपको, तो इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनेट है ये। दे के साथ आपको पता है गो आएगा, विल गो भी नहीं आ सकता, हैज़ गॉन भी नहीं और हैड गॉन भी नहीं आ सकता। इट डैश इन विंटर, ठीक है, यहाँ पे भी हैबिट है, ये एक रूटीन है, सॉरी रूटीन वर्क शो किया गया है कि बारिश होती है सर्दियों में, तो इट के साथ आपको पता है कि कौन सा वर्ड आता है, एस या ई एस का हम इजाफा करते हैं। इट रेन्स, बी ऑप्शन ठीक है। द बेबी डैश फॉर मिल्क लास्ट नाइट, द बेबी लास्ट नाइट से आपको पता चल रहा है कि ये पास्ट की एक्टिविटी है। द बेबी क्राइड फॉर मिल्क लास्ट नाइट। नजमा ऑलवेज डैश द ट्रूथ, ऑलवेज हमेशा, ठीक है, तो फिर यहाँ पे ऑब्वियसली स्पीक्स आएगा। नजमा है तो एस ए एस का इजाफा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होगा, तो स्पीक भी नहीं आ सकता, फिर हैज़ स्पोकन और स्पीकिंग भी नहीं आएगा। आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे यानी फ्यूचर की एक्टिविटी है, तो आई शैल सी हिम नेक्स्ट मंडे, डी आपका ऑप्शन ठीक है। इट डैश सिंस लास्ट नाइट, इट लास्ट नाइट सिंस का लफ्ज़ आ गया, तो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस है। इट हैड बिन रेनिंग लास्ट नाइट, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए बेटा नेक्स्ट आपकी स्लाइड है 34 वाला, देखें। हैव यू डैश दिस बुक, हैव का इस्तेमाल आपको बता रहा है कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म आएगी हैव के साथ, तो थर्ड फॉर्म इसमें से देख लें आप कौन सी है। रीड, सिर्फ इसको प्रोनाउंस करते हैं, रेड स्पेलिंग नहीं लिखते, तो इसलिए बी ऑप्शन आप के जहन में अगर है तो वो नहीं आएगा, डी आएगा। रेड इसको प्रोनाउंस करते हैं लेकिन सिर्फ स्पेलिंग इसके रीड वाले हैं। 35 वाला देखें, हैव यू डैश आ कार, हैव यू, हैव यहाँ पे भी आ गया तो परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म आई, केप्ट, ए ऑप्शन इसका ठीक है। 35 तक हमने आज काम करना है। आप अपनी जो आपका जो समर पैक है, आपका एकेडमिक जर्नल जो है, उस पर डेट लगा लिया करें। जैसे आज हमने जो है वो 16 से ऑनवर्ड काम शुरू किया, 35 तक इसको जो है वो डेट लगा लें आज की, ताकि आपको याद रहे कि आपने जो है वो अगले टेस्ट के लिए कहाँ से तैयारी करनी है।
ग्रामर का आज हमने जो है वो काम किया है, अपनी डायरी में इसको नोट डाउन कर लें। ट्रांसलेशन पैसेजेस किए हैं 3 और 4, इसके साथ साथ MCQs किए हैं वर्ब के, जिनको आपने याद करना है, और पैसेजेस को आपने अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखना है। कोई भी किसी हवाले से, टेंसेस के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।